मान्य सदस्यों द्वारा सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस अभिभाषण का गुणगान किया। मान्य सत्ता पक्ष के प्रथम वक्ता ने अपना धन्यवाद प्रस्ताव रखा। काफी सदस्यों ने सरकार की बहुत प्रशंसा भी की है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मैं गांव का आदमी हूं, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात भी नहीं करूंगा और पूरे राजस्थान की बात भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं उस क्षेत्र की बात करूंगा जिस क्षेत्र से जीत करके आता हूं। सभापति महोदय जी, आपने इस अभिभाषण में बिजली के विषय में आपने जो बातें कही है, पैरा नंबर 45 में राजस्थान में पहले बिजली 13 मेगावाट पे उत्पादन होता था, लेकिन आज हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। अब मुझे पता नहीं, आप गांव में गए होंगे, गांवों से शिकायतें भी आती होगी, बिजली कब आती और कब जाती कोई पता नहीं। सभापति महोदय जी, आज हमको लोग रात को फोन करते हैं, भाई साहब हमारे यहाँ बिजली नहीं। जब हम अधिकारियों से पूछते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सरकार ने बंद कर दी। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा सभापति महोदय जी, उस व्यक्ति का जीवन किस प्रकार चलता होगा। शाम को 5 बजे से लगा करके 9 बजे तक बिजली बंद। अब वो समय महत्वपूर्ण है उस व्यक्ति का खाना बनाना, दूध निकालना, खाना खाना और बच्चों के पढ़ने तक का। अब मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये समय आपको मिला जो बिजली बंद करने का। आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, हम किसानों का भला कर देंगे। बिजली के विषय में कुछ आपको मैं आपके सामने घोषणा के विषय में बताऊंगा। आपने कोटड़ा में एक पिछले बजट में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कोटड़ा में मैंने भी मांग की थी और मैंने भी मैं थपथपाई थी, 132 केवी जीएसएस की घोषणा की, मुझे प्रसन्नता हुई। आज उस घोषणा का क्या हुआ? केवल जमीन लेकर के उसकी बाउंड्री खींच करके उसको छोड़ दिया। अब अधिकारी से पूछते हैं तो भाई हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब क्या होगा? आज आप बिजली देते हैं, रात को बिजली देते हैं, वहां का किसान जानवर भी है। मैं क्षेत्र में जाता हूं, कई लोग कहते हैं भाई साहब यहाँ पर रात को बिजली देते हैं, आती है जाती है, हम बिजली चालू करके जाते हैं, वापस बिजली चली जाती है, फिर आते फिर जाते हैं, और वहां पर उन जंगली जानवरों काटने से लोगों की मौतें हो गई। क्या चाहती है सरकार? क्या वो लोग सरकार को राजस्व नहीं देते हैं क्या? ये विदा होना चाहती है सरकार। अपनी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है और सरकार को, इस काम को चलाने वाले लोग, आपके पास सरकारी कर्मचारी तो कम है, लेकिन आपने ठेका प्रथा पर बहुत समय पहले, वर्षों पहले आपने ठेका कर्मियों को लिया। अब वो लोग बेचारे उस विद्युत को ठीक से सप्लाई मिले उसकी मेहनत करें, दिन रात करते हैं। उनका मानदेय आपने ठीक से तय करे, इतना ही मानदेय मिलेगा, और वो जब चाहे जब उनको बुला लिया जाता है, क्योंकि वो ठेका कर्मी है, अगर नहीं करेंगे तो हमको निकाल देंगे। अब उनकी मांग है कि भाई हमको कम से कम इतना बरस हो गया, हमारा अनुभव भी हो गया, हमने काम भी किया, तो हमको नियमित की जाए। मैं सरकार से चाहूंगा कि इन गरीब लोगों को भी नियमित करेंगे। दूसरा, आपने कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी बातें की। मुख्यमंत्री जी ने कृषि के विषय में कृषि का अलग से बजट भी पेश किया पिछली बार। हमको भी लगा कि अब कृषि के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है, लेकिन कृषि के विषय में आपने और हमने सबने देखा है, आजकल तो सोशल मीडिया पे भी आता है, अखबारों में भी आता है, टीवी पे भी आता है। हमारे क्षेत्र में, जनजातीय उपजाऊ क्षेत्र में, व्यक्ति खाद के लिए लंबी लंबी लाइनों के कतार लगाता है। पहली बार तो खाद मिलता नहीं है, और थोड़ा बहुत आया तो वो लाइन में लगता है एक कट्टे के लिए, और वही खाद काले बाजारी में जाकर के जब यूरिया 260 रुपये या 70 रुपये का बैग है, वही बैग 500, 550, 700, 800 में मिलता है। अब इस प्रकार से उन किसान का अपना पैसा अनावश्यक रूप से लगाने का काम सरकार कर रही है। डीएपी उसने लिया, 2-2000 में डीएपी लिया सभापति महोदय जी। और कृषि के क्षेत्र में आप क्या करना चाहते हैं? आपने आगे और भी कहा है कि भाई जिस विषय से आपने नरेगा श्रमिक के विषय में बात करूंगा, वहां पे मजदूर हैं काफी, और नरेगा एक बहुत बड़ी योजना है। आपने कहा भाई ये हमारी दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। आपने एक कंडीशन लगाई कि भाई हम ऑनलाइन हाजिरी लेंगे।
सभापति महोदय जी, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, उस गांव में आपके नेटवर्क नहीं है और नेटवर्क नहीं होने के कारण वहां पे मजदूर जाता है, अब वो गया है तो वो तो क्या मेरी हाजिरी लगाओ, वहां कहीं भी नेट आता नहीं, उनकी हाजिरी होती नहीं होती है तो वो उन सरपंच से उस सचिव से कहता है मेरे मजदूरी दो। क्या हालत कर दी है, ये चलेगा क्या? इस तरह से उस आदिवासी क्षेत्र में आपने उन आम आवाम को तकलीफ देने के अलावा कोई काम नहीं किया है। सभापति महोदय जी, शिक्षा के क्षेत्र में अभी मंत्री जी काफी उत्तेजित भी हुए थे, क्योंकि सत्य बात सबको कड़वी लगती है, लेकिन मैं जहां से आता हूं मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ 2 महाविद्यालय और 2 महाविद्यालयों की स्थिति क्या है, वहां पढ़ाने वाला लेक्चरर वहां पे नहीं है। वहां के लोगों की, वहां के बच्चों की मांग है कि हमारे यहाँ संकाय खोलो, विज्ञान पढ़ना चाहता है, गणित में पढ़ना चाहता है, वो अपना कैरियर बनाना चाहता है, लेकिन वह भी आप खोलेंगे नहीं। आपने अध्यापकों की कमी के विषय को लेकर कहा तो आप उस जनजाति क्षेत्र की सूची मंगा के देख लेंगे विद्यालयवार, तो मैं आपसे कहूंगा कि कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं होगा जहां पर पूरा आपका स्टाफ होगा। बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो वहां जाकर क्या वो दीवारों को पढ़ेगा क्या? कौन है पढ़ाने वाला? और बच्चे स्कूल जाते हैं, जाकर के अध्यापक नहीं है, ताला लगा करके रोड पे आके बैठते, हड़ताल करते। 2-3 जगह मुझे भी जाने का अवसर मिला, शिक्षा विभाग का एक भी अधिकारी जाकर के उनको जवाब नहीं देता है, उनकी बात नहीं सुनता है। इस प्रकार के हालात हैं आप शिक्षा विभाग के। आपने एक मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना चालू की, उसमें आपने निःशुल्क पोशाक देने का काम किया, हम कपड़ा देंगे, सिलाई का पैसा आपके खाते में डालेंगे। मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस योजना से कक्षा 1 से 8वीं तक की आप पोशाक देंगे और मुख्यमंत्री जी ने ऑनलाइन उसका उद्घाटन भी कर दिया। उदयपुर में, इतना बड़ा उदयपुर है, आपने यूनिफॉर्म कितनी भेजी? 400, और 400 का अगर ब्लॉक वाइज बांटा गया तो एक ब्लॉक में 10-10 पोशाक आई। अब किस स्कूल में देंगे? ये नवंबर की रिपोर्ट है, नवंबर की रिपोर्ट। अब बाद में आपने भेजी मुझे पता नहीं। इसके आगे आप सड़कों को लेकर के मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सड़कों की स्थिति तो क्या है। अभी हमारे पार्टी के मुखिया और आमिर से वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि सड़कें हैं तो सड़कों में पता लगता है सड़क खड्डे में है, खड्डों में सड़कें हैं। उन सड़कों को नवीनीकरण करने की काफी आवश्यकता है, लेकिन कोई करने वाला नहीं है क्योंकि बजट नहीं आपके पास में। ऐसा स्वीकृत कलेक्टर साहब ने मुझे कहा, अब साल भर से हम सुन रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं है। दूसरा मैंने कहा कि आपने एक ये बात और भी कही थी कि हम पंचायतों में खेल मैदान बनाएंगे, कितने खेल मैदान बनाए यही बात बताएं। दूसरी बात आपसे मैं कुछ और बातें करना था, आप जल्दी भी कर रहे हैं, मुझे कुछ और भी कहना था, लेकिन एक आपने ये शुभ शक्ति योजना श्रमिकों के लिए है और इस योजना में सामाजिक कल्याण के लिए मजदूरों के बच्चों को हम छात्रवृत्ति देते हैं। अब छात्रवृत्ति कितनी दी आपको मैं आंकड़े दूंगा तो बड़े ताजुब होगा कि आपने 15 लाख मजदूरों के बेटे बेटियों को वंचित रखा है और इसमें 4,86,000 ये इतने लोगों ने उस समय बच्चे थे, उनमें से 3,90,000 ये आपने को मदद नहीं की। 2,35,122 ये आवेदन आपने निरस्त कर दिए। अब आप बताएंगे इन योजनाओं का क्या होगा? समाप्त करें। इसलिए मैं कुछ एक बात में और कह, जैसे पेयजल को विषय को लेकर के अगर मेरी बात खत्म करूंगा, आप बोलने तो नहीं देंगे मुझे, क्योंकि इसलिए मेरी थोड़ी हड़बड़ाहट हो जाती है। पेयजल में घर घर नल योजना जल शक्ति मिशन के अंदर आई। सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में आपने कितने गांवों को, कितने घरों को नल से जोड़ा? जब रिप्लाई हो तब हमको जवाब देना तो पता लगेगा, क्योंकि वहां पर आपने
एक भी गांव को आज तक नहीं जुड़ा। मैं गुजरात का उदाहरण दूंगा। गुजरात में मैं 2 महीने रहा चुनाव में। प्रत्येक गांव को नल से जल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछ गए, कुएं खुद गए, टंकियां बन गई और धरोई का पानी कोटा के पास में आ रहा है। तो ये राजस्थान की सरकार जनता को शुद्ध पेयजल पिलाना नहीं चाहती क्या? केंद्र सरकार ने आपको पैसा दे दिया, उस पैसे को लेकर आप बैठे हैं। इसलिए एक में माँ बड़ी की बात सभापति एक बात खत्म कर रहा हूं मैं। एक हमारे क्षेत्र में माँ बड़ी का वसुंधरा सरकार में शुरुआत हुई थी और उन बच्चों को शिक्षा देने का काम करे जो वंचित बच्चे थे। अब उन लोगों